बाद खुशामदीद नाज़रीन। बातचीत ये हो रही है कि मंशूर जो है, जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 निकाती एजेंडा दिया है। अभी वो समझते हैं कि मंशूर उनका मजमूई तौर पे कुछ और है। अभी ये उसका लुबे-लुबाब है जो 10 निकाती एजेंडे की सूरत में मंजर आम पे आया। इलेक्शन होने में तकरीबन 18 के करीब दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपने मंशूर को लॉन्च क्यों नहीं कर पाई, वो क्यों नहीं ये बता पाई कि हम मुस्तकबिल में हिकमत अमली क्या रखेंगे। माजी में एक दूसरे के किरदार कुशी करके इल्जामात तराशी की ये जो सियासत है, इससे किनारा कशी इख्तियार करते हुए अवामी मसाइल के ऊपर बात क्यों नहीं की जाती। ये एक बुनियादी सवाल है। ये सवाल ले लेते हैं कि आज का नौजवान अवामी इशूज़ के हवाले से क्या राय रखता है, सुनते हैं और फिर उसी सवाल के ऊपर बहस को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा सबा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत तो पाकिस्तान की बनती है, मगर लगता है यूँ है कि जैसे IMF ही हुकूमत कर रही है। डॉलर भी महंगा होता है तो IMF के इशारों पे होता है, महंगाई भी सारी IMF के इशारे पे होती है। मतलब ये कैसे, नौकरी हम कब छोड़ेंगे IMF की ना, किस तरह कैसे होगा ये सब। IMF की नौकरी कब छोड़ेंगे, हम अपने पाँव पे कब खड़े होंगे, ये एक बुनियादी सवाल। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मौजूदा सूरत हाल के अंदर सबसे बुनियादी मसाइल हमारा निज़ाम मुआश का है जो कमज़ोर तरीन होता जा रहा है और उसके अंदर लूप होल्स इतने पैदा होते जा रहे हैं कि हमारा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी दूसरे मुमालिक में जाके बात करें तो आगे से कोरा जवाब दे देते हैं कि हम सरमायाकारी क्यों करें, आपके तो हिस्से तकसीम होते हैं, हम नहीं करेंगे। तो इन मसाइल के ऊपर ये जो सियासी जमातों की तवज्जो नहीं है, उसकी वजह क्या समझते हैं? नहीं, देखें, इसकी पाकिस्तान में बड़ी इकनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 71 की बात की इरशाद आरिफ साहब ने ब्रेक से पहले, तो उसके बाद एक नेशनल रिजॉल्व के ज़रिए हमने अपनी सिक्योरिटी को, एटम बम भी बनाया, मिसाइल भी बनाए, और लोग कहते हैं जी कि क्या हुआ, उसके बाद पैसा कहाँ गया। वो सब भी तो पैसों से ही बना है ना। वो को मुफ्त में तो किसी ने हमें एटम बम या मिसाइल और ये JF-17 और F-16 मुफ्त में तो नहीं दे दिए। किसी ने अगर कभी हिसाब करना है तो उन पैसों को भी बीच में डाल लिया करे जो डिफेंस में भी हमने खर्चे हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी है हमारी डिफेंस की, ऐसी बात नहीं है। हमने परसों ईरान में भी प्रूव किया है कि हमारी डिफेंस एक सक्सेस स्टोरी है। फिर बालाकोट पे हमने इंडिया पे प्रूव किया कि हमारा डिफेंस एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन अब सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान को आप समझते हैं कि उन ममालिक के मुकाबले में हम अपना दिफाई बजट उसी तरीके से गेन किया, फिर भी हम कम भी करते हैं तो हमारा डिफेंस एक सक्सेस स्टोरी है। कम बजट के बावजूद भी हम एक सक्सेस स्टोरी हैं डिफेंस के एतबार से दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। अब सवाल है इकॉनमी का कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारी इकॉनमी है। हमारे क्या मसाइल हैं? हमारे मसाइल हैं कि हम टैक्स पूरा नहीं देते। बहुत जमहूर को गाली निकाली गई, बहुत लोगों को बुरा भला कहा गया, बहुत कहा गया कि उनके वोट की हैसियत नहीं है। पर ये भी तो टैक्स चोरी भी तो, बिजली चोरी भी, ये कोई टैक्स चोरी आम आदमी कर रहा है, बिजली चोरी कौन कर रहा है, गैस चोरी कौन कर रहा है। फिर हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिनमें हम रेलवे है, PIA है, आप स्टील मिल हैं, 22 के करीब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, वो पाकिस्तान का कितना बजट खा जाती हैं। हमने उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को अब ले ऑफ करना है, प्राइवेटाइज़ करना है। इस मुल्क में हमने 90 में बैंक बेचे जो एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने सारे बैंक जो उस वक्त लॉस में थे ले ऑफ किए। आज वो बैंक्स जो हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं, कस्टमर को बेहतर सर्विस दे रहे हैं। लेकिन सर सवाल उसके बाद मुंतखब हुकूमत निजकारी नहीं कर पाती, निजकारी का निजाम नहीं, मुंतखब हुकूमत निजकारी इसलिए नहीं कर पा रही थी कि इंटरवेंशन थी, नैब की मुकदमात थे, कैरेक्टर असैसिनेशन थी, ये चोर चोर का नारा था। आप मेरी बात समझें कि वो लोग डरते थे कि मैं मुल्क के मुफाद में बेच दूंगा चीज़ और चोर का नारा मेरे ऊपर होगा कि मैं चोरी कर गया हूँ। तो आज एक मिसाक मईशत की पार्लियामेंट में ज़रूरत है कि इन जो बड़े पाकिस्तान के मसाइल हैं, मसलन बिजली चोरी हमारा बहुत बड़ा मसला है, गैस चोरी, हमारे जो सर्कुलर डेट्स हैं बिजली और गैस चोरी के, वो पाकिस्तान उनका मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। हमारी जो और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लोन हैं, ये IMF का मसाइल नहीं है। मुल्क अंदर से ठीक करना है, बाहर से ठीक नहीं करना है। वो जो आदमी 2018 में करप्शन खत्म करने आया था, चोरी खत्म करने आया था, उसके दौर में बिजली चोरी में 22% इजाफा हुआ, उसके चौरे में गैस चोरी में 20% इजाफा हुआ, उसके दौर में 80% सर्कुलर डेट बढ़ गया, उसके जरूरत में गैस का सर्कुलर डेट जो नहीं था वो बन गया। वो चोरी खत्म करने आया था, चोरी बढ़ गई। अच्छा, ये इससे और पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी में, करप्शन में जो हमारा इंडेक्स था वो और नीचे गिर गया। बात उसी नतीजे
और नीचे गिर गया। आप इस मुल्क के सिस्टम की क्यों बात नहीं करते हैं कि इस मुल्क के सिस्टम मेरा ने मतलब है वो मजबूर किया है? इसलिए मईशत की जरूरत है, छोटा सा बुरा नहीं मनाना चाहिए इन बातों को, ये हकायक सर, है। मैं बताता इनको हूं। बुरा ना मनाएं, ये हकायक हैं। सर, ये 2018 से 22 तक के जो हकायक हैं 3.5 पाकिस्तान सालों के, की आप माशी तबाही के, उनको बुरा ना मनाएं, उनको चुनें, उनको बर्दाश्त करें, वो बड़े सीरियस चले फैक्ट्स हैं। सर, आप इसके सुनने ऊपर को तैयार राय हैं? ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी निजाम नाकारा है, जो सिर्फ अशराफिया तक महदूद है। यस। गरीब यहां पे ज्यादा टैक्स देता है, ये हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक है। गरीब ज्यादा टैक्स देता है, उमरा कम टैक्स देते हैं। जितनी मुंतखब हुकूमतें आती हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में राय यह है कि वो सरमायाकारों को, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे के एमएनएसटी स्कीम्स मुतारिफ करवाते हैं। पीटीआई ने भी यही किया। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इसने कहा जिन कंपनीज का 1 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा है उन पर सुपर टैक्स लगा दिया जाए। अगर आपका मुनाफा 1 अरब रुपए से ज़्यादा है तो आप सुपर टैक्स अदा करें, मुल्क माशी बुरान में है। या इस सिर्फ मुल्क की प्रॉब्लम अदालतों ये है, ने उसके ऊपर प्रॉब्लम स्टे ये है, दे दिया, लीडरों स्टे प्रॉब्लम दे दिया। ये है, दुरानी साहब, दुरानी साहब, ये एक टेक ले लीजिए। आप ये बताएं कितने सीनियर अरबों एसपी रुपए सरेंडर के टैक्स के मामलात में सीनियर ऑनरेबल स्टे ऑर्डर अब कितने अरबों रुपए के मेरी बात सुनिए ना, आप ये बात क्यों नहीं स्टे करते? ऑर्डर है। चले आप लोग ये बात क्यों नहीं करते हैं कि इस मुल्क के सिस्टम ने इस अवाम को मजबूर किया नहीं, है इस मुल्क कि की वो जुडिशरी 2000 ने की मजबूर गैस चोरी किया है। करे, वो मैं कह रहा हूं 4000 की कि गैस आप चोरी तो करे, root cause उमरा पे जाना चोरी चाहिए। नहीं करते हैं। इसमें जनाब बात यह है कि आप जितना मर्जी कसूरवार ठहरा लें अवाम को कि वो टैक्स नहीं देते, जो मर्जी कर लें, हाँ। आपके जिम्मेदार आपके हुक्मरान हैं। वो हुक्मरान है जिनकी जायदादें बाहर हैं, वो हुक्मरान है जिनका सर, वो अवाम में भी तनासुब की बात हो मैं रही है। उसी में आ रहा हूँ। उसी में तमाम के तमाम मफादात जिनके बाहर हैं, जो मुल्क की डेवलपमेंट में जिनका इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में IMF की बात आपने खुद कोट की, अभी इलेक्शन को 4 दिन रह गए हैं, किसी पार्टी का कोई मंशूर है जो डेवलपमेंट की रास्ता बता रहा हूँ? किसी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम? इनका माजी के लीडर हैं, इनका इत्तेसाब माजी का है, इनकी सियासत माजी की है, इनकी बातें माजी की हैं। आज के लिए और मुस्तकबिल आप जैसे जवानों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये इनको वोट के हक से महरूम करने का भी इस दफ़ा फाइनल प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं कि इस मुल्क के अवाम के वोट से इस मुल्क में आइंदा हुकूमत बनने का फैशन भी खत्म हो जाए, उसका और मरम मुझे भी लगता है या सिर्फ नून एक लीग कोई मंशूर में पॉइंट ऐड इंटरेस्ट ही करना नहीं ले रही चाहूंगा। है। हम बात कर रहे हैं वे फॉरवर्ड की और सियासी जमातों की, कि सबसे पहला चैलेंज किसी भी 8 फरवरी को जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट्स की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इन सब में से किसी के पास कोई प्रोफेशनल माहिर मईशत है जो आपकी इकोनॉमी के फैसले ओहो, कर वो तो बाहर से सके? आएगा जवाब ना। नफी में है। जब जवाब नफी में, तो पहले चैलेंज को आप फुलफिल नहीं कर सकते तो आप पे बाकी चीज चैलेंजेस पर कैसे एतबार किया जाए? मुझे लगता है कि नून लीग को इस दफा अपने मंशूर से कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा है। उन्होंने सारा जितना टाइम रूठों को मनाने में और जो उन्होंने पहले अपनी कमिटमेंट्स की हुई थी उनको पूरा करने में लगा दिया। उनके तो टिकट्स के मसाइल ही नहीं हल हो रहे थे। खुसूसी तौर पे शाजी से बात पीटीआई का मंशूर आ गया है। पीटीआई को आपने मंशूर पेश करने का मौका ही मंशूर कब तो दिया है देना। सर? मंशूर तो सर, आपने दें, मौका ही कब मंशूर दिया तो सर? दें। मौका तो दें उनको मंशूर तो खेलने का। दें। पिछले आपने मंशूर बैठ देने में क्या किया, प्रॉब्लम आपने है? बल्ला फंड रेजिंग का टेलीथॉन हो सकता है, मंशूर नहीं हो सकता। सर, आपने तो स्टेडियम के दरवाजे फंड बंद किए रेजिंग का हुए हैं। टेलीथॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंशूर नहीं दिया जाता। मेरी बात- पॉइंट है मेरा मतलब है नहीं, मंशूर तो दे दें। आप लोग- फंड रेजिंग हो सकती है, मेरी बात फंड रेजिंग हो सुनिए। सकती है तो मंशूर क्यों नहीं हो सकता? आप लोग टेलीफोन मंशूर से दे क्यों दें। इतना घबराते हैं कि पूरे मुल्क 2018 में हुकूमत हुकूमत माली तीसरे हफ्ते अपना वजीर खजाना नॉकआउट था, फिर पीपल पार्टी से उधार ले लिया। पीडीएम ने भी ऐसे ही किया ना सर, पहले मिफ्ता साहब को मैदान में उतारा, फिर इसाक दोनों साहब अपने को ले थे, आए। दोनों नून लीग के थे। वैसे ये पॉइंट पीपल पार्टी से उधार नहीं लिए। आप मेरी बात समझे, उनके पास तो अपना कोई था ही नहीं। शौकत तरीन साहब हफीज शेख और शौकत हफीज तरीन शेख दोनों दोनों PTI उधार में थे ही नहीं। दोनों उधार लिए जाकर, मुश्तार लेकर वजीर खजाना बनाए। 1 मिनट में इजाज़त जी दीजिए। सर। ये कह रहे हैं कि 3 साल जब इनकी हुकूमत आई और वो आके एकदम से ये बर्बाद कर दी। इकॉनमी जो है वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। 2021 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 28 बिलियन डॉलर, ये स्टेट बैंक का ऑन रिकॉर्ड है। 2021 पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 37 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई हैं 2021 के अंदर, ये सबसे ज़्यादा एवर हाईएस्ट। और कोविड के ज़माने के अंदर
इन्होंने जो लोग, क्योंकि लॉ उस वक्त जॉबलेस हो गई थी और सारा कुछ हुआ, इनका गरीब लोगों को उनको एक कैटेगराइज करके उनको असिस्टेंट्स के तौर के ऊपर कुछ माली इमदाद की। किसी एक की तरफ से ये इल्ज़ाम नहीं आया कि इसमें इमरान खान ने कोई पैसा खा लिया। अभी पीडीएम की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जी इन्होंने दिया था तो उन्होंने भी आटा बांटना शुरू कर दिया। उन्हीं के शाहिद खाकान अब्बासी ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी, टीवी के ऊपर आके स्टेटमेंट उन्हीं दिनों में जब वो बांटा जा, उन्होंने कहा कि 20 बिलियन से ज़्यादा पैसा जो है ये खा गए हैं। मैं आपको जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि दो चीज़ें जब तक पाकिस्तान में कायम नहीं होंगी हमारे यहाँ कोई तब्दीली नहीं आ सकती। नंबर एक, कानून की बारादस्ती को कबूल करें, आइन को आइन समझा जाए। नंबर एक, चाहे कोई हो, अदालत कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, किसी के हाथ में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन कानून के आगे और आइन के आगे सबसर्वेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आइडियल सिचुएशन का मुजाहिरा हमने मैं आपको सुन नहीं सही ना। और दूसरी बात ये, जब तक हम लुक डाउन नहीं करेंगे, नफरत की नज़र से हर उस शख्स को नहीं देखेंगे जो कौमी खजाने के ऊपर किसी भी एतबार से हाथ मारेगा, एक धेले का मारे या बिलियंस का मारे, हम उसको नफरत की नज़र से नहीं देखेंगे तो हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी नहीं सुधरेगी। ना सिर्फ ये, ना सिर्फ ये कि पिछले दौर जो थे नवाज शरीफ एंड फैमिली ने ना सिर्फ ये कि करप्शन आपकी उन्होंने प्रमोट किया। इस मुल्क में करप्शन उससे पहले इस तरह नहीं थी जो अब जो करप्शन का स्टाइल बन गया यहाँ पे। इसको लिए जब तक कि कानून की बालादस्ती जो है स्ट्रिक्टली नहीं चलेगी, तब्दीली नहीं जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? अहमद अवैस साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या साबित हुआ? अहमद अवैस साहब, लेकिन एक बात होती है, मैं सुनिए ना, वही अदलिया उन्हें क्लियर अदलिया की बात ही कर रहा हूं। यासर, लेकिन एक और पॉइंट है, जब निजाम पीएमएल चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, ये हमने मान लिया अहमद अवैस साहब, लेकिन आप साबित नहीं कर पाए। हमने साबित नहीं किया, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन अगला सवाल, 191 मिलियन पाउंड का जो केस है वो तो सादिक और अमीन सियासी रहनुमा पे, वो पिछले तो चोर थे। सवाल ये कि इसने क्या किया? सादिक और अमीन का केस जो है, सुनिए, वो जिस उससे प्रॉपर्टी ले ली, वो जगह जो ली गई है वो 1 इंच भी कोई जाए ना, वो इमरान खान के पास गई है, पूछा वहां पे यूनिवर्सिटी बनी है। सर वो जो पैसे बरतानिया से आने थे, कौम की खिदमत हो रही है उससे, सर वो कोई नहीं किया पैसा। सर वो जो पैसे बरतानिया से आने थे वो कौमी खजाने में जाने थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे? पाकिस्तान की तारीख में आज तक जुर्माने अदा करने वाला अपना फाइन पे करना था। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर इरशाद साहब हाँ, की राय लेंगे। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी सियासतदान को कभी भी किसी माली ख़यानत के ऊपर सज़ा नहीं हुई, ठीक है ना जी। अगर होनी भी हो तो वो किसी और चीज़ में बदल जाती है। पाकिस्तान की तारीख में माली ख़यानत से ज़्यादा दहशतगर्दी और हत्यारों के अगवा के ऊपर सज़ाएँ होती हैं। अभी भी किसी को कोई सज़ा नहीं होगी। पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है वो निज़ाम है, मैं ख़ुद उस हुकूमत में रहा हूँ, 3 साल तक अदलिया ने हमें पूरा अख्तियार दे दिया था कि जो मर्ज़ी आइन में तरमीम कर लो, जो बड़ी मुक़द्दस डॉक्यूमेंट है। इसलिए आप इस मुल्क के मारूसी हालात, इस मुल्क को लूटने वालों को आज इस निज़ाम में सकत नहीं है कि वो उसको सज़ा दे सके, और ना किसी को हुई है और ना होने जा रही है। वजह इसकी ये है कि ये निज़ाम सारा चल ही लुटेरों और मालदारों के कब्ज़े में है। ये उनकी गिरफ्त में निज़ाम है। इसमें जमहूरियत को भी अब उन्हीं की गिरफ्त में लाया जा रहा है कि पैसे वाले इलेक्शन लड़ें और पैसे वाले आगे आएँ, नौजवान पीटते रहे, रोते रहे, उनके लिए कोई रास्ता मुझे तो हैरान ये है कि हमारे मुल्क में जो सियासत हो रही है, स्पेशली जो इलेक्शंस के आप देखें, बिलावल का जलसा देख लें, आप नून लीग का जलसा देख लें, माजी की बातों पे उनके जलसे हो रहे हैं। कोई मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि हमने अवाम को देना क्या है। अभी तक जो नवाज शरीफ साहब है वो माजी से निकले ही नहीं है। चले मैं इस पे 72 घंटे बाद एक नई ट्रांसमिशन कर लेंगे, उसमें सबके मंशूर हमारे सामने एक सवाल इरशाद अहमद आरिफ साहब से। इरशाद साहब, आपको मालूम है कि पिछले कोई अगर 1.5 साल की बात करें तो ब्रेन ड्रेन कहा जाता है यहाँ से जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर गए। अब वो नौजवान जिसका अभी वोट बना है या पिछले 5-7 सालों में बना है, तो उस नौजवान के वोट के बाद अब उसने ये सोचना है कि मैंने तालीम हासिल यहाँ पे करनी है। अब मैं मिसाल देता हूँ, मेरा कोई साथ पढ़ने वाला वो बैरून मुल्क इस वक्त बैठा है, जब उसके बच्चे जवान हो रहे होंगे और मेरे बच्चे जवान हो रहे होंगे, उसका मुस्तकबिल महफूज है और इनका नहीं होगा, तो वो मुझसे ये सवाल करेंगे कि आप इधर क्यों रहे।
तो उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं? जवाबन मेरे पास कोई हिकमत अमली है या कोई मंजरनामा है कि इन वजूहात की बुनियाद पे मैं यहाँ पे रखूं? नहीं, देखें, रहने की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। इतना मायूस कुन मंज़र नहीं है पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वसाइल हैं। पाकिस्तान, देखें, इशू है गवर्नेंस का और रूल ऑफ लॉ का। आप एक दिन ये ऐलान हो जाए, आवाम को ये यकीन हो जाए, ऐलान तो खैर होते रहते हैं, ये यकीन हो जाए कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा। देखें, ये यूएई जो है ये क्या था? 1974 में पहली दफ़ा वहाँ के जो सुल्तान हैं उनको यहाँ रियासती प्रोटोकॉल मिला। वो पहले यहाँ तशरीफ़ लाते थे, तेल उस वक्त भी उनके पास मौजूद था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर सक्खर या डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान को उनका इस्तकबाल करते थे। भुट्टो साहब ने पहली दफ़ा इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में लाहौर में उनका इस्तकबाल किया बतौर सरबराह हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में। आज हमारे वज़ीर आज़म वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होती है अगर, तो वो तीसरी सब में, चौथी सब में खड़े होते हैं। ये क्या वजह हुई है कि वो वहाँ ना आइन है, एक शख्स की हुक्मरानी है, लेकिन ये पता है कि शुरते के सामने ख़ास उनके ख़ानदान का बंदा होगा या दौलतमंद होगा, जो जिसको रोक देगा उसको आगे कोई नहीं जाने दे सकता। ये रूल ऑफ लॉ है, जिसके नतीजे में आप देखें कि वहाँ इन्वेस्टमेंट जा रही है, वहाँ लोग रहना पसंद कर रहे हैं। आपके लोग, यहाँ के हुक्मरान वहाँ जायदादें ख़रीदना पसंद करते हैं, यहाँ से बेच के वहाँ ख़रीदने जा रहे हैं और बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। रूल, यूरोप वहाँ आ रहा है, अमेरिकन वहाँ आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों को होप दें। यहाँ मायूसी 1.5 साल में, पौने 2 साल में जो सबसे बड़ा नुकसान, इस अल्लामा इकबाल ने कहा कि सुने तहज़ीब हाजिर के गिरफ़्तार, ग़ुलामी से बतर है बेयकीनी। ये इस मुल्क में जो बेयकीनी पैदा कर दी गई है, की जा रही है, ये ग़ुलामी से बदतर चीज़ है। लोग इसलिए भाग रहे हैं कि लोगों को अपने मुस्तक़बिल के हवाले से एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है, और हम उस बेयकीनी को बढ़ा रहे हैं। किसने देना है जी? वो किसने देना है? रियासत ने देना है। रियासत नहीं, मैं देता हूँ। रियासत सवाल है, मैं बताता हूँ। मुझे जवाब लेने देना, मैं जवाब लेना। जी। रियासत ने देना है, हाँ। रियासती इदारों ने देना है, मीडिया ने देना है। मीडिया ने बताना है लोगों को। मीडिया तो खुद इतना अगर पोलराइज्ड हो रियासत गया और रियासती इदारे नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो फिर यही नतीजा देख चले, जवाब कौन देगा? कि हो ये रहा है। देखिए, लेकिन ये किस मुल्क सवाल छोड़ना के, चाहूं, मुझे ये बताएं, किस मुल्क के दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के जब भी मौका मिलता हो बाहर जाके जायदादें खरीद के वहाँ रहना पसंद करते हूँ। बड़े बड़े ओहदेदार वहाँ रहना पसंद करते हूँ। यार, वतन से इतनी भी मोहब्बत नहीं है। चिड़िया नहीं घोंसला छोड़ती। यहाँ वज़ीर आज़म तीन दफ़ा वज़ीर आज़म बनते और भाग के बैठ जाते हैं। वो हालात हैं जो आपने पैदा कर दिए। पाकिस्तान में ड्यूल नेशनैलिटी का कानून खत्म करना होगा। ठीक है, सही, हमें दोहरी शहरियत का कानून खत्म करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं। सही, सोशल मीडिया पे हमारे, मेरी बात राय लेते हैं, एक ब्रेक लेने के बाद लेकिन मेरा सवाल मैं वापस आपको पता है ये जितने इंडियन एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। दोहरी शहरियत के ऊपर बात हो रही है और ये हो रही है कि नाउमीदी क्यों है। नाउमीदी तो कुफ्र है। ब्रेक के बाद उसके जवाबात लेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टेप। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बहसो मुबाहिसा चल रहा है, लेकिन उसमें से रास्ता कितना निकल रहा है और रास्ता किसको दिखाई दे रहा है? ये धुन जो इस वक्त छाई हुई है, ये किस तरीके से छटेगी, ये इस वक्त बुनियादी सवाल है। अहमद अवैस साहब, इतनी पोलराइजेशन के अंदर गुड गवर्नेंस, उसका फुकदान दिखाई देता है जो भी हुकूमत आए। अब अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसको सबसे बड़ा जो मसाइल का सामना होगा, मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे भी सामना होगा उसे,
तो गवर्नेंस में बेहतरी का उनसर किस तरीके से वो हुकूमत कर मैं रहा है? आपको इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल के साथ दूंगा। अभी बल्कि जो शाह साहब बात कर रहे थे, यूएई की मिसाल दी, लेकिन उससे बहुत बड़ी मिसाल जो है वो मैं सिंगापुर की देता हूँ। सिंगापुर के 60s में चले जाइए तो वहाँ पे बदहाली थी। वहाँ पे सिर्फ वो सी पायरट्स थे जो जहाज़ लूटते थे, बोट्स लूटते थे और स्मगलिंग करते थे और मनशियात का कारोबार था। उनका जब ये लीडर आया ली वहाँ पर, उसने जो तब्दीली लाई, मैं सिर्फ मुख्तसर आपको बताऊंगा, वो तब्दीली उसने रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करके लाया। आज सिंगापुर जो है, मॉडर्न सिंगापुर जो है, ये दुनिया में रूल ऑफ लॉ की मिसाल है। मैं इसलिए यूएई की मिसाल नहीं देता कि वहाँ जब अगर उनके शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। हाँ, वो तो कर ही नहीं सकते ना। लेकिन सिंगापुर में सिचुएशन एक आपको बताता हूँ, उन्होंने ये तमाम तब्दीली वहाँ थ्रू जुडिशरी की है। और ऐसे कैसे किया कि उन्होंने बाकायदा एडवर्टाइज़ करके सारी दुनिया से वो एडवर्टाइज़ करके तो इंटरव्यूज़ लिए जजेस के, और हायर करके इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर, वो हायर जजेस किसी और कंट्री से लाके लगा दिए और उनको कहा कि ये आइन है तुम्हारा, हमारा, और देर इज़ रूल ऑफ लॉ एंड देर इज़ नो रिलैक्सेशन ऑफ रूल। ये हमारा बिल्कुल एस्टेब्लिश सिस्टम है। और उसके बाद आपको मैं मिसाल दूं जो उन्होंने तब्दीली ले आए। आज आप सिंगापुर जाइए, कोई आदमी बग़ैर क्यू के जो है इधर उधर नहीं हो सकता। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा कोई सड़क क्रॉस करे उसी वक्त फ़ाइन, सड़क के ऊपर कोई स्पिटिंग कर दे सड़क के ऊपर उसी वक्त उसको समरी ट्रायल होगा, फ़ाइन। मिसाल एक देने लगा हूँ, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ कि क्लिंटन जिन्होंने प्रेसिडेंट था वहाँ का, तो वहाँ पे एक अमेरिकन लड़के ने अंडर इंटॉक्सिकेशन उसने 1-2 गाड़ियों की शीशे तोड़ दी। उन्होंने अंडर सिंगापुर लॉ उसका समरी ट्रायल किया और उसको कोड़ों की सज़ा सुना दी। वो अमेरिका में तहलका मच गया कि इस ज़माने में कोड़ों की सज़ा एक अमेरिकन लड़के को मिलेगी। और सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है, आपको देखिए, उसकी कोई फोर्स नहीं, कोई ताकत नहीं, और उस वक्त अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर था क्लिंटन के ज़माने में। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर इनसे रब्ता किया कि जी आप हमारी फ़ाइन बढ़ा दें लेकिन कोड़े ना लगाएं। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। हत्ता कि क्लिंटन एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उसने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से हॉटलाइन के ऊपर बात की और कहा कि जी आप इसको, हम वो गाड़ियाँ भी नहीं ले देते हैं और हम फ़ाइन भी देने को तैयार हैं, आप कोड़े ना लगाएं। उसका जवाब ये था प्राइम मिनिस्टर का कि हमारे यहाँ देयर इज़ नो रिलैक्सेशन ऑफ रूल, जुडिशरी का फैसला है, ये इम्प्लीमेंट होगा। और वो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने 1 कोड़ा कम कर दिया, ये कह के कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सिफारिश की थी 1 कोड़ा हम टोकन और रिस्पेक्ट के तौर पे कम कर रहे हैं, कोड़े लगाए उसको। सही। लेकिन मैं आपको बताऊं उसके मुकाबले में, यहाँ पे थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं। उसके मुकाबले में रेमंड डेविस ने, जिसने यहाँ पे 2 दिन दहाड़े 2 आदमियों को कत्ल कर दिया और उसको रात के अंधेरे में आपने छोड़ के बाहर निकाल दिया। ये गुलामाना ज़हनियत हमारी अपनी है। जब तक अलामा ने जिस वक्त कहा था ना कि भरोसा कर नहीं सकते, वो अलामा ने कहा था कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आंखें बीना। ये ज़हनियत से, ये गुलामाना ज़हनियत हमारी निकलेगी और हम कानून की बालादस्ती को कायम करेंगे, सख्त सजाएं देके, सजाएं देके। आप दुरानी साहब इसके राय क्या रखते हैं कि कोई और हाल नहीं है। 5 जजेस एक फैसला सुनाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे सही फैसला है। बाद में 7 जजेस वही फैसले को ख़त्म करते हैं और एक नया फैसला सुना देते हैं। फिर हमें माहिरीन कवानीन यही बताते हैं कि कोई कल को लार्जर बेंच बैठेगा और ये फैसला फुल कोर्ट बैठेगा तो वो भी। तो हम फिर किस पे मेरी पूरी तारीख जो है, मैंने खुद बताया कि 3 साल के लिए आइन को अमेंड करने का अख्तियार हमारी हुकूमत को मिला। उसके बाद 2 दफ़ा, उसके बाद आप ये अंदाज़ा करें कि जितने मार्शल लॉ लगे हैं सबको अदालतों ने वैलिडेट किया और असम्बलियों ने उनको रेटिफाई किया, उनकी तमाम LFOs को। और आप हैरान होंगे कि याया खान से लेके अला हाज़िल क़यास नाम निकाल देना, ये कर देना, सब चीज़ें इस आइन के अंदर मौजूद हैं। सिंगापुर की मिसाल दी, इतनी अच्छी मिसाल है, लेकिन हमने इस मुल्क में भी देखा है, हम में से कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अवाम के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो, असूल के लिए खड़ा। मैं बात नहीं करना कहता, मेरे पास कब्रिस्तान है लीडरों की अमाल का, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। अब तो मैं सोच रहा था कल क्या करूं,
तो मुझे ख्याल आया, मैंने हबीब जालिब का एक मुझे शेर याद आया कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला। मतलब ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि पंजाब के अवाम को माजी से हटते हुए एक मुख्तलिफ किरदार लेना पड़ेगा इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। बाकी मुल्क ने अपने अपने हिस्से के हिस्से डाल दिए हुए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सर मुल्क ये नई के लड़ाई डलवाएं अब इस मुल्क के इस्तेहकाम की नहीं, मैं सर, लड़ाई नहीं डलवा आ रहा। गई सिंधियों मैं को लड़ाई एतराज़ नहीं- है। ना ना मैं वज़ीर आज़म भी सिंधी हमेशा मैं खुद पंजाबी। हूँ, मैं सिंधी भी हूँ, मैं KPK से भी हूँ, मैं बलोचिस्तान से भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उधार है पंजाब के ऊपर बाकी सारे सूबों का, ठीक कि वो इस मुल्क के अंदर सबके हकूक के लिए अपना हिस्सा डाले। ये आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, बिल्कुल मैं सही। कह रहा हूं कि पंजाब जो कि 60% ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त उसको, और जब पंजाब खड़ा हो जाता है तो फिर उसके सामने ना कोई आमरीत रुक पड़ती है और ना कोई उसके सामने जालिम रुक पाता है। ठीक। इस वक्त ये एक नया तकाजा है सर इस जरा मुल्क के। एलिब्रेट कीजिएगा कैसे खड़ा हो खड़े हो? पंजाब? जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। मैं देखें जी, इस वक्त आपके अवाम को वोट के हक से महरूम किया जाए, ये नहीं किया होगा, गया है। किया जा रहा है। और सर यहाँ मेरा ये इख्तलाफ है, नाकाबिले यहाँ मेरा कबूल। इख्तलाफ है, नहीं, यहाँ मेरा इख्तलाफ है। पूरी बात करूंगा पहले तो बात आप सुन लें। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को उनके वोट के आज़ादाना इस्तेमाल के हक से महरूम किया जाए, आज़ादाना इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक। इस हक के लिए सबसे पहली तो ज़रूरत थी कि लीडर खुद खड़े होते। मैंने कहा था मियाँ साहब से, मैंने कहा था जरदारी साहब से, सबसे कहा था कि आप लोग आगे बढ़ के तमाम पार्टियों के जमहूरी हक के लिए आवाज़ उठाएं, अवाम के जमहूरी हक के लिए। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सिर्फ अपने इक़्तिदार के हक के लिए आवाज़ उठानी है और अंगूठा लगाना है। चले कोई बात नहीं। अभी भी मैं दोबारा ये कहता हूँ कि वो बुजुर्ग हैं, हम उनको मार्जिन देते हैं। अब इस वक्त ये तकाजा है कि अवाम ये खड़े होकर कहें कि हम अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे और इसको लीड करे पंजाब, और पंजाब करेगा। क्या आवाम क्या सड़कों पे या सिर्फ एक पॉइंट से ऐड एक करूंगा। मिनट, एक मिनट, दुरानी एक साहब ने जो मिनट। बात कही अगर पूरी हो गई हो तो मैं मेरी रिस्पॉन्ड मेरी मेरी नहीं, मैं सड़कों पे निकल मैं आए। इसका जवाब देना चाहूंगा, नहीं, लेकिन मेरा- मेरा मेरा- ये मेरा- कहना है, मेरी बात को बिल्कुल गलत ना समझें। मैं ये कह रहा हूं कि सर आपकी बात समझ आ गई, लेकिन जो जुमला मैं चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आवाम से वोट का हक छीन लिया गया। हाँ। मैं इस जुमले से के आपसे एग्री नहीं करता। किस वोटर को कहा गया है कि आप पोलिंग स्टेशन जाके वोट नहीं दे सकते? एक सियासी जमात अगर उसने गलत फैसले किए, उसका नतीजा भुगत रही है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम से वोट का हक छीन देखिए, लिया गया? गलत नहीं किया है। मैं आपके इस नुक्ते को कहीं चैलेंज नहीं कर रहा। अगर किसी से आप वोट का हक लेना चाहते हैं, आप भले ले लें, लेकिन अपने ज़मीर और अपनी आवाम को ज़रूर पूछें। 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने इलेक्शन का बाइकाट भी किया, तब भी अवाम वोट के हक से महरूम हो गए थे। नहीं, वो बाइकआउट एक और मिनट, है। एक मिनट। नहीं, मतलब आप देखिए, ये वोटर मतलब से पूछ के आपका किया था, सवाल important नहीं है। वोटर देखिए, से ये पूछ इनका के किया था। important ये इनका मतलब important आप मेरी बात सुनिए, किसी सियासी जमात के बाइकाट या किसी सियासी लीडर के इंतखाबी मैदान के बाहर होने से आप पूरे निज़ाम जमहूरियत को और गाली सियासत मत नहीं रोक निकालें। सकती। कोई फर्द इस निज़ाम से अहम, कोई जमात इस निज़ाम से अहम नहीं है। देखिए, इसके ना बारे कोई में- पाकिस्तान से इसमें अहम मेरे से है, सवाल ना किया। कोई रेड लाइन है। सवाल किया। आपने मेरी जो बात पूरे निज़ाम को गाली निकालनी शुरू कर दी, मेरी बात ये सुनिए। फर्क है। मैं- आपने साहब, 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल 2017 में किया, उनकी पार्टी ने रूल्स ऑफ द गेम के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, वो ज़ियाउल हक के मतहत इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार थी। मुशर्रफ के होते हुए यहाँ 2008 में सियासी सर, मैं आप मेरी बात सुने समझे, ना। ये पहली सियासी जमात आई है जो कहती है मेरा लीडर रेड लाइन है। ये काम सिर्फ पीटीआई ने किया है। मेरी जरा रहनुमाई वो करें, हाउस है। एक अच्छा, सेकंड। सर, मेरी इरशाद साहब रहनुमाई को करें शायद क्या? कानूनी तौर पर 2017 में मुस्लिम लीग नून से निशान वापस लिया गया था। उन कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट जो था, क्योंकि लीडर तस्लीम नाअहल हो नहीं किया चुका गया। था, वो उन्होंने कहा इनका भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाअहल हो गया। निशान नहीं वापस लिया गया था। तो निशान ही मुस्लिम लीग खत्म के हो पास गया ना निशान मौजूद था। कैंडिडेट से निशान ही खत्म हो गया। आपने सब कैंडिडेट से निशान वापस ले लिया। आपने पार्टी को निशान के बगैर कर दिया। वो ये बुनियाद थी उसकी। ये तो सारा केस जो था, यहाँ भी यही बुनियाद है कि इमरान खान नाअहल हो गया, आपने नया इलेक्शन जानिबदारी पे था। हमारी यहाँ यहाँ भी यहाँ इट्स अ सेम केस।
इमरान खान नाहल हो गया है, आपने नया इंट्रा पार्टी नहीं, इलेक्शन ये नहीं, कराना ये है, केस नहीं आपने है। सही नहीं कराया, आपका निशान नहीं, खत्म हो गलत गया। है। ये तो 2021 से चल रहा है सर, ये मामला 2021 से चल रहा है। सेम केस है। दो गलत काम एक सही काम को पार्टी जन्म नहीं इलेक्शन दे की सकते। बुनियाद पे आप दो गलत इलेक्शन काम, में दो गलत किसी काम। सर political इलेक्शन party जो को- सेनेट के और जनरल कानून एक ही वो नहीं सकते है, इलेक्शन दो अलग से। अलग कानून ये- नहीं है। ये क्या larger सेनेट than का इलेक्शन Supreme करा Court लें, का चाहे फैसला जनरल असेंबली करा साहब, मोहम्मद अली लें, चाहे दुरानी साहब लोकल आपसे बॉडी करा इत्तेफाक लें, करने वाले चाहे सुन लें। लोकल बॉडी करा लें, एक ही कानून है नहीं, एक पाकिस्तान कानून, में, एक ही कानून। दो कानून नहीं है। अच्छा, वो सुने। एक मिनट दुरानी साहब, एक मिनट दुरानी दो साहब आपसे गलतियां इत्तेफाक जो करने लगे है हैं, दो सुन लें। गलतियां जो है वो एक सही चीज को जन्म, माजी में गलती हुई, हमने अब भी गलती करनी है। माजी में चोरी की, हमने अब भी चोरी करनी है। बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं सौरवर्दी कि साहब, सिनेरियो रूप में लिखा जाएगा। सौरवर्दी मेरी बात सुनिए। उसकी वजह ये है कि ये फैसला जो हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या था। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुआ, पढ़े उसका फैसला। उसने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने बनाया था, वो क्योंकि जनरल सेक्रेटरी ने साइन किए हैं और वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड जनरल सेक्रेटरी नहीं था। बात ठीक है। सुनें, नहीं ठीक कानून नहीं की है, खिलाफवर्जी वो हो बात गई। ठीक नहीं है। सुनिए जरा, वो बात ठीक नहीं है, इसलिए कि याहिया खान को ये जो केस था उसका आसमा जलानी केस, उसमें होल्ड किया कि याहिया खान बीइंग डिक्टेटर कू करके आया था, ही इज अ यूजर पर एंड यूजर पर रिमेन्स यूजर पर, वो इन पावर है तो सजा नहीं दे सकते, जब हट जाएगा तो फिर सजा दो। आसमा जलानी केस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके कराए हुए इलेक्शन 1970 के माने गए थे, इसलिए कि इलेक्शन कमिश्नर के ना पार्टी के जो आप कह रहे हैं नहीं कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, उससे आप पूरे इलेक्शन से आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज करके आप डिप्राइव नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टी को। ये होल्ड किया उसने लगा था अंदर, तो मान लिया जाए। तो उसके इलेक्शन को तो कहा गया आप आज ये यासिर इस मुल्क का आप जो उसे सिस्टम याहिया है, खान हमारा निजाम इतना नंगा हो गया है। जो आपने दी है, बड़ी कानूनी और जमहूरी मिसाल दी है यहाँ आपने। पर अगर इसको भी यहाँ पर सिनेरियो सिर्फ- रूप में लिखा यहाँ अगर जाएगा आपको कि याहिया मेरी खान बात- से इस इलेक्शन के मेरी बात सुने, यहाँ पर तोशाखाना भी कमाल मिसाल है। तहरीक इंसाफ का नजर आता है, तोशाखाना केस नून लीग का किसी को नजर नहीं आता है, पीपल्स पार्टी का कोई भी किसी नहीं को नजर नजर भाई नहीं वो आता 4 साल है। हुकूमत इंट्रा में था, पार्टी वो कर इलेक्शन लेता यहाँ पर ना। अगर साफ वो शफाफ नहीं करप्शन हुए के नाम पे तो आया, किसी ने ये उसको नहीं रोका पूछना कि किसने? नून लीग के कितने साफ वो शफाफ बाद में हुए। कहता है मेरे किसी ने इख्तियार ये में नहीं कुछ नहीं पूछना था, मैं पीपल्स डमी पार्टी था, की इंट्रा पार्टी मेरे इलेक्शन पास कैसे तो था हुए। ही कुछ नहीं, मैं यहाँ तो से सुबह फ्रॉड हेलीकॉप्टर करके तैयार मुल्क से करने बाहर आता भाग था। गया। पूछा हुआ है प्राइम आपसे, मिनिस्टर और शाह को जवाब देने का टाइम नहीं है वापस ना, आता है। वहाँ देखिए, समाप्त करने का कहता है 4 टाइम साल नहीं है। बैठा रहा फजूल। तो कहता है मेरे पास पाकिस्तान की एक हिस्ट्री में अख्तियार नहीं था, सुबह 15 रुपए किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर में बैठ के आता था, पाकिस्तान की- शाम को 15 रुपए किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर में वापस पाकिस्तान चला की जाता था। तारीख में- और कहता है मेरे पास टगेगा सौरवर्दी अख्तियार। साहब, पाकिस्तान की सौरवर्दी तारीख साहब, था। पाकिस्तान की तारीख में ये यासिर पहला मेरा ख्याल वाकया है है आप कि एक intervene कर लें एक्स-काउंटर तो बेहतर है। मुझे और एक कॉन्विक्ट को आपने बेल ग्रांट कर दी और उसके बाद उसको एक नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस की जाने की इजाजत भी दी। अहमद अवैस साहब और किसने दी? इस पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के गलत बाद नहीं। वापस आते हैं। किसने जिस दी? भी ब्रेक इदारे ने लेने दी के बाद गलत वापस दी। आते हैं तो इसी के ऊपर जिससे मजीद बात इसका की मतलब जाएगी, तो नहीं नाज़रीन कि कहीं नहीं जाएगा। वो आप ब्रेक के बाद होली वापस का- आके इन इश्यूज पे बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। यहाँ पे बहस मुबाहिसा जिस हद तक पहले हुआ है, बात वो हुई है कि एक तरफ से जो गलती की गई है, क्या उसी गलती को दोहरा के उस गलती पे पर्दा डाला जा सकता है या उसकी बराबरी की जा सकती है या बेहतरी की समत में बढ़ा जा सकता है। इरशाद साहब, बाद में वापस उसी नुक्ते पे आता हूँ। हमने शुरू की थी लेकिन फिर वो किसी और तरफ चल पड़ी। गवर्नेंस की बात है, नई हुकूमत को चैलेंजेस क्या दरपेश होंगे, यहाँ के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इकदामात किस हद तक हो सकते हैं? नई हुकूमत के लिए दो बड़े मसाइल होंगे। इस दफ़ा मईशत तो खैर है ही है, सबको पता है, पहले भी होता है, लेकिन इस दफ़ा मईशत की हालत बहुत ज़्यादा दिगरगूं है और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज होगा लेजिटिमेसी का। अगर इस माहौल में इलेक्शन होते हैं तो उस हुकूमत को ये साबित करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा कि मैं एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ज़रिए वजूद में आई हूँ और मैं कुछ डिलीवर करने की। तो आप इसके हल के लिए इलेक्शन डिले चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं अब बात मुकम्मल करूँ।
उससे भी बड़ा इशू उसके लिए होगा लिजिटिमेसी के बाद, वो ये है कि उसने ये साबित करना है कि मैं आइन के मुताबिक परफॉर्म करने की अहलियत रखती हूँ या नहीं। क्या मेरा दायरा कार जो है वो एक मुंतखब हुकूमत का दायरा कार है या एक तुफैली हुकूमत का दायरा कार है। जिस तरह ये मौजूदा निगरान हुकूमत है, क्या इसी तरह की एक हुकूमत वजूद में आएगी जो मोहताज होगी हर मामले में, हर फैसले में, या एक ऐसी हुकूमत वजूद में आएगी जो ख़ुद मुख्तार होगी, ख़ुद फ़ैसले कर पाएगी, पार्लियामेंट पर इन्हिसार करेगी, पार्लियामेंट से फ़ैसले करा पाएगी। ये दो इतने बड़े मसाइल होंगे और ऐसी सूरत में ये मसाइल, इनकी अहमियत और इसकी जो शिद्दत है या बढ़ जाती है, इसलिए कि माजी में हर हुकूमत जब भी इख्तियार में आती है, मुंतखब हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उसको सबसे पहला मसला होता है अपनी बका का कि जी मैंने 5 साल पूरे कैसे करने हैं। ये जो गवर्नेंस नहीं हो पाती, ये परफॉर्म नहीं कर पाते, उसमें एक एलिमेंट ये भी है, इसको नज़रअंदाज ना करें कि हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है कि जी पता नहीं 6 महीने हैं मेरे पास, पता नहीं 3 महीने हैं। जिन्होंने 5 साल पूरे किए थे उनकी गवर्नेंस कैसी देख पीपल्स पार्टी? नहीं, जिन्होंने 5 साल पूरे किए वो आपके सामने है। देखते हैं ये वज़ीर आज़म का जी, उसमें हुकूमत ने 5 साल हुकूमत की बात कर रहा हूँ। उस हुकूमत का हर चौथे दिन तो देखें, उन्हें कहना दिसंबर आ रहा है, ये हमारे यहाँ प्रोग्राम चलते थे, नहीं चलते थे। दिसंबर में गए, जनवरी में गए, फरवरी में गए। अच्छा, जब ऐसी हर काबीना की मीटिंग आखिरी मीटिंग समझी जा रही होती थी, तो ऐसी सूरत में आप ये तवक्को करते हैं एक न्यूक्लियर पाकिस्तान, 25 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान, इस तरह तो एक मोहल्ले की हड्डी नहीं जलती जिस तरह हम पाकिस्तान को और इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गमला है वो हमने लगाया है, हर रोज़ उसका पौधा उखाड़ते हैं, देखते हैं जड़ें पकड़ रहा है, जड़ें पकड़ेगा वो। तो इसलिए नई हुकूमत वजूद में आनी चाहिए। 8 को ही इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए वजूद में आनी चाहिए। अभी भी माहौल पैदा हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये एक दिन में हो सकता है, एक दिन में हो सकता है। आपको याद होगा कि 2008 के जब इलेक्शन होने लगे थे तो सबको ये यकीन था, दुरानी साहब तो उस वक्त की हुकूमत में शामिल थे, पहली जो हुकूमत ख़त्म हुई थी, सबको यकीन था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं। उनको तो प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था। चौधरी साहब कहते 117 सीटें मैं पंजाब से ले रहा हूँ, लेकिन जनरल कियानी ने आके सिर्फ एक फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि जी नथिंग डूइंग, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, इलेक्शन होंगे, फेयर एंड फ्री होंगे, जो जीतता है उसकी हुकूमत बन जाएगी। हुकूमत बन गई। वो हुकूमत कमज़ोर तरीन हुकूमत थी, लेकिन वो 5 साल पूरे कर गई। हालांकि उसको नवाज शरीफ साहब रोज़ाना कोशिश करते थे कि वो गिरा के तो मरकज़ में वो भी आ बड़े मसाइल थे। ठीक है, बहुत सारे मसाइल थे दहशतगर्दी के। इसलिए अब 2 बड़े चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस को पहले से मीट नहीं किया गया, वो चैलेंजेस बरकरार रहे तो बहुत ही मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए। मुज़म्मिल साहब, आप इस पे क्या राय रखते हैं? एक मुंतखब मजबूत हुकूमत और डर के उनसर का खात्मा किस तरीके से होगा? अगर तो एक सियासी जमात के पास सादा अक्सरियत होगी ना आई, फ़र्ज़ करें मफरूज़े पे बात, हंग पार्लियामेंट पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर जिस सूरत हाल का शिकार है, हंग पार्लियामेंट पाकिस्तान इस वक्त हम किसी कमज़ोर हुकूमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऑलरेडी बहुत कमज़ोरियाँ हैं निज़ाम में, ऊपर से एक कमज़ोर हुकूमत जो अददी तौर पर, लेकिन बड़ी सियासी जमातें इस वक्त ये समझती हैं कि अगली हुकूमत भी मखलूत बनने वाली है। नहीं, सादा अक्सरियत मिल भी सकती है, किसी जमात को नहीं भी मिल सकती। और मैं समझता हूँ अगर ना मिले तो हमें तैयब उर्दगान वाले मॉडल पर दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए। उनको नहीं मिली थी, उन्होंने 1 महीने बाद दोबारा इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे कि लोग एक को वोट दें या मुझे दे दें या उन्हें दे दें। मैं मखलूत हुकूमत नहीं बनाना चाहता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ हमने बहुत बात की गवर्नेंस की। ये देखें, इस मुल्क में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं और PTI ने 10 साल मुसलसल इक़्तिदार किया है KP में, पीपल्स पार्टी ने 15 साल मुसलसल इक़्तिदार किया है सिंध में, PMLN ने 10 साल मुसलसल इक़्तिदार किया था पंजाब में। वोटर के पास 3 सूबों का कंपैरेटिव एनालिसिस मौजूद है कि 10 साल में वहाँ क्या दूध की नहरें आई हैं, 15 साल में वहाँ क्या पानी मिल गया है, 10 साल में यहाँ क्या पॉवर्टी ख़त्म हो गई है। लिहाजा ऐसी बात नहीं है
मैं समझता हूँ वोटर को तीनों सूबों के का कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखना चाहिए। अगर मरकज़ में आपको काम करने का नहीं भी मौका मिला तो 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास वसाइल ही वसाइल है, मरकज़ गरीब है। तकाबुली जायजा लेने के बाद सूबे तो अमीर तरीन सूबे हैं इस वक्त, पैसा ही सारा NFC से सूबों में चला जाता है। तो आप ये तीनों पार्टियों ने मुसलसल इक़्तिदार कर लिया है, 10-10 साल 15-15 साल, उनके हुकूमतों का जायजा लेकर वोट देते हैं। ठीक है, मुजम्मिल साहब की बात के ऊपर रिंद साहब आप क्या वो उस पॉइंट के ऊपर कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो दोबारा इलेक्शन में चले जाए, एक इलेक्शन का भी रोना पीटना ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो दोबारा इलेक्शन वाली सूरत हाल हो सकती है? देखिए, हम एक जिसे कहते हैं कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग अपॉर्चुनिटी, जब क्राइसिस आता है तो उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, मौके भी आते हैं। मेरा ख्याल है अगर यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलनी है और यही सब कुछ होना है तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन कि अगर किसी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर ज़रा दिल बड़ा करें ना, वापस जाएं अवाम में। जो इन्होंने बात की, सिर्फ अगला जुमला ऐड करूंगा। वो जो मामला खत्म हो जाएगा जब आप हमारा इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। मुजम्मिल साहब सिर्फ एक मिनट, अगला जुमला अगला इन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल PTI, मैं नौशहरा गया, परवेज़ खटक के हल्के में विजिट करके आया हूँ, मुझे वहाँ कोई तरक्की नज़र नहीं आई। आप 7 चले जाएं, मुराद अली शाह साहब का हल्का है, वहाँ आपको कोई नहीं मिलेगी। ये गुड लक कह लें कि लाहौर में शहबाज शरीफ का हल्का लाहौर सिटी था और प्रोविंशियल कैपिटल था, तो वहाँ कुछ बेहतरी नज़र आती है। अगर परफॉर्मेंस की बेस पे बात करते हैं तो तीनों बड़ी सियासी जमातें कहीं पर नहीं खड़ी होती 8 फरवरी के इंतखाबात। ठीक है, इस पे अब ऐसा देखिए, आप अभी बड़ी अच्छी बात ये कर रहे थे। देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान जो बना ना, वो एक आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर बना। जब कोई मुल्क ऐसे बन के आता है तो वहाँ पे स्टेट कंस्ट्रक्शन और नेशनल कंस्ट्रक्शन की साइमल्टेनियसली ज़रूरत होती है। आप स्टेट कंस्ट्रक्शन का अयूब खान के ज़माने में डेकेड ऑफ प्रोग्रेस बनाया गया, स्टेट कंस्ट्रक्शन हुई, इंडस्ट्री बढ़ गई, एग्रीकल्चर में बड़ा नुमायाँ तरक्की की, लेकिन 2 साल के बाद मुल्क टूट गया, इसलिए कि नेशनल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी थी, कौम को बिल्ड नहीं किया। जब तक हम साथ साथ कौम को बिल्ड नहीं करेंगे, ये स्टेट जिस तरह भी लाहौर की बात कर रहे हैं, ये लाहौर की आपको एक मटेरियल कंस्ट्रक्शन जो है वो होती नज़र आई, लेकिन जो प्रमोट हुई इसके साथ करप्शन, मसलन पॉवर्टी लाइन जो है सिर्फ पंजाब के अंदर जो 42% थी वो अब 55% से ऊपर जा चुकी है। मैं आपके सामने बात कहना चाह रहा हूँ कि अब इस वक्त जो हम जिस मसाइल का सामना हमें है, हमें जब तक इस कमिटमेंट के साथ जो भी हुकूमत बने, बिला तखसीस की हुकूमत किसकी है, जब लोगों के अंदर एक नया माइंडसेट नहीं आएगा, उन लोगों के जो हुकूमत चलाने के लिए आएंगे, और वो क्या होगा कि डिसपैशनेट होके इन द नेशनल इंटरेस्ट फैसला करें, जो भी फैसला हो अपने सेल्फ को माइनस करके। ये एक टाइम ऑफ सेक्रीफाइस है फॉर द नेशन, फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स। तब ये हम इस क्राइसिस से अपने आप को बाहर निकाल सकेंगे। और अदरवाइज अगर हम इसी रट में लगे रहेंगे कि आज आइन है, उसको पसंद आ गया, उसने कुछ इस्तेमाल कर लिया, मुझे नहीं आया तो मैंने उसको दुत्कार दिया, तो फिर हम उसी दायरे में चलते रहेंगे और डिटेरियोरेशन हमारी बड़ी मार्क है। ठीक, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक, आपका अहम पॉइंट है शाजिया साहिबा, इसके ऊपर आप क्या राय रखती हैं? मेरा ख्याल है जो भी बात कर रहे थे कि अगर किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, तैयब उर्दगान वाला फार्मूला अपना लें। भाई वहाँ तो साफ शफाफ इंतखाबात के बाद ये सब चीज़ें हुई थी, यहाँ दोबारा आपने इंतखाबात क्यों कराने हैं? भाई पहले ही आप साफ शफाफ इंतखाबात करवा दें, सबको बराबरी का मौका दें। हाँ, अगर उसके बाद ये चीज़ होती है तो इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन अगर आपने पहले ही खिलाड़ियों को बाहर निकाल के और इस तरह के इंतखाबात करवाने हैं तो आप 10 इलेक्शन ऐसे करवा लें तो आपको एक ही नतीजा मिलेगा। और दूसरी आपने बात की चैलेंजेस की, जो भी हुकूमत आएगी और किसकी आ रही है और कैसे आ रही है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, इट्स ओपन सीक्रेट। ठीक है, चैलेंजेस कोई भी हुकूमत तब तक मीटअप नहीं कर सकती जब तक वो बाइख्तियार नहीं होगी, और कोई हुकूमत तब तक बाइख्तियार नहीं हो सकती जब तक वो साफ शफाफ इलेक्शंस के ज़रिए ना आए। हाँ, अगर किसी के कंधे पे चढ़ के अगर आपने आना है, अंगूठे लगा के आपने आना है, आपने यकीन दहानियाँ लेके आना है, तो आप तो इसी डर और खौफ में रहेंगे कि हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, हमें लाने वाले नाराज़ ना हो जाए, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, हम लाने वाले नाराज़ ना हो जाए। तो आपकी तवज्जो कभी भी आवाम के मसाइल पर जा ही नहीं सकती। जब आपको अपनी बका की पड़ जाए ना, तो फिर आप आवाम का नहीं सोचते हैं, फिर आप यही सोचेंगे कि हमारे 5 साल पूरे होने या नहीं होने, क्या कोई इस मुल्क में ऐसा वज़ीर आज़म होगा जो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगा। तो जब तक आप अपनी ओन पर आप एक रियल अवामी वोट से मुंतखब होकर नहीं आएंगे, ना आप बाइख्तियार हो सकते हैं, ना आप चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं, और ना ही आपको अवाम के मसाइल को हल करने की आपकी फुर्सत ही नहीं होगी। ठीक है, दुरानी साहब, जिस तरीके से एक राय उन्होंने दी है, मैं उसके ऐड कर दूं कि
टर्की की अगर सूरत हाल देखें तो मौशी तौर पे हमसे बहुत बेहतर, बिलाशुबा उनके उस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल थे जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि दोबारा क्या हमारे जैसा मुल्क दोबारा इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? देखें, मैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की, इंटरेस्टिंग बात है। मेरे शाद आरिफ साहब ने जो इशू बताया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इशू वो है जो दूसरा नुक्ता इन्होंने बताया, उसकी लेजिटिमेसी जो है आज के इलेक्शन के बाद, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो इस वक्त का माहौल है इसी में से निकली हुई हुकूमत आएगी तो मैं नहीं देख रहा कि कोई एक पार्टी जो है वो बड़ी अक्सरियत, एक पार्टी को बड़ी अक्सरियत दी जाएगी, लेने की बात नहीं मैं कर रहा, दी जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी पार्टी को अख्तियार की एक हद से ज़्यादा ताकत दे दी जाए तो वो खुद रोग हो जाती है। तो इस वक्त तो ऐसी हुकूमत अगर आ गई तो ऐसी आएगी जिसको पंजाबी का मुहावरा है कि लद दे लदा दे लदन आला नाल दे, कि जैसे वो खान साहब भी कहते थे कि मेरी हुकूमत तो चलाते भी वही थे और लाते भी वही थे और बिठाते भी वही थे। तो ऐसी हुकूमत की सूरत में अगर ऐसी हुकूमत बनाई जाती है तो फिर आपको एक इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आज़म चाहिए होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ वैसे ही चले जैसे कोई अबूरी वज़ीर आज़म, डम्मी। अगर आपने कोई ताकतवर वज़ीर आज़म चाहते हैं तो वो सिर्फ वही हो सकता है जो अवाम की ताकत से, अवाम की राय से और अवाम की कुव्वत से, वही बाइख्तियार। अब जो तक मुजम्मिल साहब वाला आइडिया है, मैं इसको पूरी तरह से सेकंड करता हूँ। कम से कम ये कह ही देना चाहिए पार्टियों को कि जी अगर हमें ना मिली तो हम दोबारा अवाम को खुदारा थोड़ी सी इज्जत दे दो। ये लफ्ज़ बहुत बड़ी इज्जत देने वाला है कि हम दोबारा अवाम के पास जाएंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे, हम दोबारा अवाम के पास जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम दोबारा इलेक्शन के लिए जाएंगे। आप बेफिक्र हैं, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सादा अक्सरियत आ रही है, एक पार्टी को सादा अक्सरियत मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, लेकिन सर ये फैसला तो 8 फरवरी के बाद चले सर एक वो नहीं होनी, वज़ीर आज़म भी होना है और सादा अक्सरियत भी होनी है। इनसे वज़ीर आज़म का भी पूछना नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, दोस्त जिसके दुश्मन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। सर की बदकिस्मती है सर, बहुत खुशकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। लेकिन मुझे जो वोटर की राय लग रही है, जो ग्राउंड सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून। चलो, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान गिरामी का जो आज मौजूद है यहाँ पे, सभी की राय आपके सामने पहुंची है। बात ये है, जिस तरीके से बात हो रही थी कि वजूद जो है ये एक स्पाइनलेस हुकूमत नहीं आनी चाहिए, तो इस हुकूमत का जो वजूद है उसमें जो स्पाइन का किरदार है वो अवाम अदा करते हैं। तो स्पाइन को मजबूत करने के लिए जमहूर को अगर मजबूत किया जाए तो जमहूरियत मजबूत हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसके नताइज भी कबूल किए जाएंगे, मजबूत हुकूमत भी आएगी और मुल्क की माशी डगर जो है वो बेहतर हो जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।